पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। 92% मतदान हुआ और सारे रिकॉर्ड टूट गए। देश के चुनावी इतिहास में आजादी के बाद किसी राज्य में ऐसी बम्पर वोटिंग कभी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाल रही टीएमसी ने दावा किया वहां की जनता ने एसआईआर के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए यह जोरदार वोटिंग की है। बीजेपी ने दावा किया कि बम्पर वोटिंग ने संकेत दे दिए हैं कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी साफ होने जा रही है। धुआंधार वोटिंग के बीच बंगाल के कई इलाकों से मारपीट और बवाल की खबरें दिन भर आती रहीं। कहीं राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भिड़ गए, कहीं ईवीएम खराब होने पर लोगों का गुस्सा फूटा। कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में भी बवाल हुआ। वहां वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार पर हमला कर दिया गया, धक्का मुक्की की गई, घूंसे मारे गए, दौड़ाया गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी प्रत्याशी ने हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। हालांकि हमला करने वाले टीएमसी के ही लोग थे या कोई और थे, यह जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन मतदान के दौरान हुई इस झड़प से अफरा तफरी के हालात बन गए। लोगों की भीड़ ने बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर हमला बोल दिया, उन पर हाथ छोड़ दिया। बीजेपी नेता के साथ मौजूद उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बचाने की कोशिश की। शुवेंदु सरकार को भीड़ से निकालने की कोशिश की, भीड़ को भी हटाने की कोशिश की, लेकिन भड़के हुए लोग हटने को तैयार नहीं हुए। हालात बिगड़ते दिखे तो बीजेपी प्रत्याशी और उनके सुरक्षाकर्मी को वहां से भागना पड़ा। उन्होंने दौड़ लगा दी, लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार को घेर लिया और देखते ही देखते उन्होंने उन पर कई घूंसे बरसा दिए। शुवेंदु सरकार के सुरक्षाकर्मी ने उनका साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, अकेले ही भीड़ के बीच से उन्हें बाहर खींच लाए। बीजेपी प्रत्याशी को हल्की फुल्की चोट भी आई। उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया। शुवेंदु सरकार पश्चिम बंगाल की कुमारगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुमारगंज विधानसभा सीट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में आती है। पिछली बार यहां से टीएमसी के तुराफ हुसैन मंडल को जीत मिली थी। इस बार भी वो टीएमसी के प्रत्याशी हैं। शुवेंदु सरकार का आरोप है कुमारगंज विधानसभा सीट के कई मतदान केंद्रों पर टीएमसी के लोगों ने कब्जा जमा लिया था। बीजेपी के बूथ एजेंटों को वो वहां से भगा रहे थे। 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। बीजेपी उम्मीदवार एक मतदान केंद्र के अंदर गए तो वहां गहमा गहमी के हालात बन गए। चीखना चिल्लाना मच गया। एक और वीडियो दिखा शुवेंदु सरकार का, जिसमें वो और उनके समर्थक मतदान केंद्र के बाहर एक व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते दिखे। वो व्यक्ति टीएमसी का कार्यकर्ता बताया गया। बीजेपी नेता का आरोप है वो व्यक्ति बीजेपी के एजेंटों को जबरन रोक रहा था, इसीलिए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करने की कोशिश की गई। शुवेंदु सरकार और उनके समर्थकों ने काफी दूर तक दौड़ लगाई, पीछा किया, लेकिन उस व्यक्ति को वो पकड़ नहीं पाए। वो वहां से भाग गया। পোলিং এজেন্টে ঢুকতে দেয়নি তাড়াচ্ছে, এত বড় সাহস কি মনে করেছে শুধুমাত্র তৃণমূলে পোলিং এজেন্ট আছে। बीजेपी प्रत्याशी का आरोप है इसी घटना के कुछ देर बाद टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। हालांकि टीएमसी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हमला करने वाले लोग उसकी पार्टी से जुड़े थे या नहीं, ये टीएमसी ने तो नहीं बताया, न माना। लेकिन अपने ऊपर हुए हमले से शुवेंदु सरकार भड़क गए। उन्होंने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही। लेकिन मतदान के दौरान मारपीट और झड़प की खबर सिर्फ दक्षिण दिनाजपुर जिले से ही सामने नहीं आई। उसके नजदीक मुर्शिदाबाद जिले में भी बवाल हुआ। टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहां भिड़ंत हो गई। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से नई मस्जिद बनवा रहे हैं। पहले वो टीएमसी का हिस्सा थे। टीएमसी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, एजेयूपी, आम जनता उन्नयन पार्टी। उस पार्टी ने बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में 149 पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं, जबकि मुर्शिदाबाद की नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पर टीएमसी और हुमायूं कबीर की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उनके बीच झड़प हो गई, दोनों तरफ से पत्थर भी चलाए गए।
गाड़ियों में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। एक गाड़ी पर पत्थरों और डंडों से हमला करके उसके शीशों को तोड़ दिया। मतदान हो रहा था डोडा विधानसभा क्षेत्र में मुर्शिदाबाद के, तब यह हंगामा हुआ जब लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। उसी समय हुमायूं कबीर वहां अपने काफिले के साथ पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग से कुछ घंटे पहले वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्टी के समर्थकों पर हमले किए थे, उन्हें डराया था, धमकाया था, मारपीट की थी, बम फोड़े थे। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के शेख हबीब नाम के नेता का नाम लिया और दावा किया कि उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर गुंडागर्दी की। रात भर पुलिस को साथ लेके गुंडागिरी किया टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट हबीब और उनको कोई साथी 50-60 आदमी लेके हर जो रात गया, रात में 100 बारी को हमला किया, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा, उनको डराया। टीएमसी का कहना है हुमायूं कबीर मतदान वाले दिन माहौल खराब करने के इरादे से वहां पहुंचे थे। वो अपने साथ कई कारों में उन लोगों को लेकर आए थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। He is trying to make a mess. In day of poll, he came with 15 cars with antisocial criminals. नोदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के बाद हुमायूं कबीर ने एक मतदान केंद्र का जायजा लिया। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की टीम नजर आई। मतदान केंद्र का जायजा लेने के बाद हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए कि टीएमसी के लोग वहां कई बूथों पर गड़बड़ी करने में जुटे थे। 9 और 10 दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ, रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैच छीन लिया, आपको दिखा दिया। उसके बाद हुमायूं कबीर उस इलाके में जाना चाहते थे जहां उनके समर्थकों के साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगे थे, लेकिन रास्ते में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता खड़े हो गए। उन्होंने हुमायूं कबीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हुमायूं कबीर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने भड़के हुए लोगों को हटाने की कोशिश की, रास्ते को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। उन्होंने हुमायूं कबीर के विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए। सुरक्षा कर्मियों ने हुमायूं कबीर को घेर लिया ताकि टीएमसी के समर्थक उन तक न पहुंच पाए, क्योंकि वो लोग गुस्से से आग बबूला नजर आ रहे थे। वो पुलिस वालों से भी भिड़ने को तैयार दिख रहे थे। इस दौरान हुमायूं कबीर भी उन लोगों को ललकारते दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया जिन लोगों ने हंगामा किया बीती रात उन्हीं लोगों ने इलाके में बम धमाके किए थे, इलाके में दहशत फैलाने का काम किया था। ये लोग की बम्बिंग किया, ये लोग। काफी देर तक बवाल चलता रहा उस सड़क पर। टीएमसी के समर्थकों ने हुमायूं कबीर और उनके कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोके रखा, बीच रास्ते पर डटे रहे। हुमायूं कबीर वहीं फिर धरने पर बैठ गए, अपने समर्थकों के साथ सड़क के बीचों बीच बैठ गए, कुर्सी डालकर। नोदा थाने की पुलिस पर टीएमसी के इशारे पर काम करने का उन्होंने आरोप लगाया और चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग की। जो नौदा पुलिस वाला जो रात भर मेरा सपोर्टर को खिलाफ कार्रवाई किया, लाठीचार्ज किया, घर घुस के मारा, ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। हुमायूं कबीर के धरने पर बैठने के बाद भी टीएमसी के लोग वहां से नहीं हिले। धरने वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर खड़े होकर वो नारे लगाते नजर आए। एक तरफ हुमायूं कबीर और उनके समर्थकों का धरना चलता रहा, दूसरी तरफ टीएमसी के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। लेकिन मुसीबत तब बढ़ गई जब अचानक दोनों पक्षों के लोग भिड़ गए, एक दूसरे पर हमला कर दिया, डंडों से हमला कर दिया, ईंटों से हमला कर दिया, पत्थरों से हमला कर दिया। दोनों पार्टियों के लोग ऐसे भिड़े मानो एक दूसरे की जान ही लेने पे उतारू हो। हिंसा होते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई, उपद्रव मचा रहे लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया, कई लोगों पर लाठियां बरसा दी। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए। ये बवाल नोदा विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यह इलाका पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में,
नोदा विधानसभा सीट से हुमायूं कबीर इस बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो मुर्शिदाबाद की रेजीनगर विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में, यानी 2 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन मतदान के दिन वो नोदा पहुंचे तो वहां हंगामा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवा दिया। कुछ घंटों के बाद हुमायूं कबीर ने अपना धरना भी खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला और दावा किया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ममता बनर्जी 4 तारीख को बाद उनको दीघा में जो मंदिर बनाया ना, वहाँ के पूजा करने के लिए भेजूंगी मैं। कितने सीट जीतेंगे आप कितने सीट जीत रहे हैं? कितने सीट जीत रहे हैं? 80 से 85 सीट जीत लूंगी। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनवाने में जुटे हुमायूं कबीर का सियासी सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। कांग्रेस में भी थे, बीजेपी में भी रह चुके हैं, टीएमसी में भी रह चुके हैं। अब वो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे हैं। एजेयूपी 149 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दी है और उनकी पार्टी के 149 उम्मीदवार इस बार बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। बवाल जो हुआ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भी हुआ। वहां बोधपुर नाम के गांव में बनाए गए पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने के बाद हंगामा हो गया। गांव के कुछ लोग भड़क गए, उनका गुस्सा फूट पड़ा, आग बबूला हो गए। लोगों ने सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरा गांव जंग का मैदान बन गया। अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने सुरक्षा बल के जवानों पर पथराव कर दिया। भगदड़ जैसे हालात बन गए। इस बवाल की शुरुआत पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम में खराबी आने की वजह से हुई। कुछ लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी के बाद चुनाव में धांधली का आरोप लगा दिया और वोटिंग करवा रहे कर्मचारियों से बहस शुरू कर दी। जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और पथराव शुरू कर दिया उन्होंने। देखते ही देखते पोलिंग बूथ के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी के हाथ में लाठी दिखी, कोई पत्थर लिए नजर आया और उन लोगों ने पुलिस और सुरक्षा बल की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, वहां भी तोड़फोड़ कर दी। सभी शीशे तोड़ दिए गाड़ियों के। कुछ ही मिनटों में उन गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। वर्दी में हथियारों के साथ मौजूद पुलिस वाले भीड़ के आगे बेबस दिखाई दिए। पथराव और हंगामे के दौरान सुरक्षा बल के कुछ जवान घायल भी हो गए। गांव के भी कुछ लोगों को चोट लगी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी तरह का बवाल पश्चिम बर्धमान जिले में भी हुआ। वहां आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला कर दिया गया। उनकी कार पर पत्थर फेंके गए, कार के शीशे तोड़ दिए गए। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से चुनाव लड़ रही हैं। वो वहां रहमतनगर इलाके के एक मतदान केंद्र से लौट रही थीं, तभी उनकी कार पर हमला कर दिया गया। मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया कि हमला उस वक्त हुआ जब वो कार के अंदर थीं। चलती कार पर किसी ने पीछे से पत्थर फेंक दिया और उनकी कार के शीशे चकनाचूर हो गए। कार के पीछे का शीशा बुरी तरह टूटा हुआ नजर आया। कार के अंदर शीशे के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई, उन पर हमला करने की कोशिश की गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर ही हमले का आरोप इशारों में लगाया। আপনি গাড়িতেই ছিলেন তো? হ্যাঁ গাড়িতে ছিলাম তো। রানিং অবস্থায় করলেন? হ্যাঁ রানিং অবস্থায়। কারা করলো ওটা? কারা করলো বুঝতেই পারছেন কারা। সেন্ট্রাল ফোর্স ছিল না? সেন্ট্রাল ফোর্স তো বুথের সামনে ছিল, যখন গাড়িটা বেরিয়ে গেছে রাস্তাতে, বেরিয়ে যখন রাস্তার দিকে আসছে তখন পিছন থেকে জিনিসটাকে মারা হলো। फिर वो हीरापुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और आरोप लगाया कि इससे पहले हुए चुनाव में भी उन पर हमले किए गए थे, पत्थर फेंके गए थे। इस बार भी उनकी कार को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि हमला तब हुआ जब वो मतदान केंद्र से निकल रही थीं, अपनी कार में बैठी थी। उधर पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मतदान केंद्र में एक महिला की मौत होने से सनसनी मच गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक मतदान केंद्र के अंदर एक महिला की अचानक मौत हो गई। वो महिला वोट देने के लिए लाइन में खड़ी थी। आशंका जताई गई उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गईं। थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। वोट देने वाला ही था, वहाँ पे जाके मतलब वो हार्ट अटैक हो गया, अपना आप गिर गया। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में मतदान से पहले टीएमसी और सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
टीएमसी के चुनाव प्रचार का काम देखने वाली कंपनी आईपैक के निदेशक विनेश चंदेल को ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। विनेश चंदेल ने कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इधर दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उसने मान लिया कि उसी ने घर में घुसकर लड़की का रेप किया था और बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी का नाम राहुल मीणा बताया गया। करीब 1.5 महीने पहले तक वो आईआरएस अधिकारी के घर में काम करता था। परिवार के लोग उस पर भरोसा करते थे, ये बताया जा रहा है, लेकिन पैसों की हेराफेरी के आरोप में उसे फिर निकाल दिया गया था और इससे वो गुस्से में था, बदला लेना चाहता था। नौकरी से निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। उसी गुस्से में उसने आईआरएस अधिकारी की एक तरह से ये दुनिया उजाड़ दी। उनकी 22 साल की बेटी को मार दिया। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसे दिल्ली के द्वारका से गिरफ्तार कर लिया। एक होटल में वो छिपा हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। उसने घटना क्यों की, कैसे की, घर के अंदर वो कैसे घुसा था, इस तरह के कई सवाल पूछे और पूछताछ में उसने घटना से जुड़ी एक एक सच्चाई उगल दी, पुलिस दावा कर रही है। पुलिस कह रही है आरोपी राहुल मीणा पूरी तैयारी के साथ वहां आया था, घर में काम कर चुका था, इसलिए उसे घर के बारे में हर एक बात पता थी। छोटी से छोटी बात तक पता थी। घर पर कौन कब रहता है, कब नहीं होता है, कौन कितने बजे आता है, कितने बजे घर से निकलता है, घर के दूसरे लोग कब आते हैं, कब जाते हैं, एक एक चीज वो जानता था। उसे मालूम था कि लड़की के माता पिता सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, उसके बाद जिम जाते हैं। उस वक्त उनकी बेटी घर पर अकेली रहती थी। पुलिस के मुताबिक उसे इस बात की जानकारी थी कि घर पर ताला लगाने के बाद चाबी को शू रैक में रख दिया जाता था ताकि दूसरे नौकर घर में आ जा सके उस चाबी को निकालकर। इसी बात का उसने फायदा उठाया। शू रैक जो घर के बाहर था उसमें चाबी रख के चले जाते थे ताकि दूसरे नौकर आएं और फिर घर में आके काम कर सके। तो शू रैक से उसने भी चाबी निकाली और वो आसानी से घर में घुस गया। उसे पता था इस तरह से घुस जाया जा सकता है। चुपचाप वो घुस गया। सुबह के 6:30 बज रहे थे। सीसीटीवी वीडियो में आरोपी घर के बाहर दिखाई दिया था। वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है। तो पुलिस कह रही है घर में घुसने के बाद वो सीधे वहां पहुंचा जहां लड़की पढ़ाई कर रही थी। उसने लड़की को काबू में करने की कोशिश की। लड़की ने हिम्मत दिखाई, वो उससे भिड़ गई। आरोपी इससे फिर हिंसक हो गया, उस पर खून सवार हो गया। उसने एक भारी चीज से लड़की के सिर पर हमला कर दिया तो लड़की बेहोश हो गई। पुलिस ने आरोप लगाया बेहोशी की हालत में ही उसने लड़की का रेप किया। बाद में उसने मोबाइल चार्जर के तार से लड़की का गला घोट दिया और लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी ने घर के अंदर लूटपाट की। करीब 2.5 लाख रुपए चोरी कर लिए, गहने चोरी कर लिए। पुलिस का कहना है हत्या और लूटपाट के बाद उसने वहां कपड़े बदले, जूते भी बदले। 40-45 मिनट तक वो घर के अंदर रहा और सुबह करीब 7:15 बजे वो घर से बाहर निकला। उसके घर से बाहर आने का भी सीसीटीवी वीडियो पुलिस को मिला। जब वो घर में दाखिल हुआ था उसने काले रंग की पैंट पहन रखी थी। घर से बाहर निकला तो सफेद रंग की पैंट में दिखाई दिया था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। पता चला आरोपी राहुल मीणा राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की एक टीम अलवर निकल गई। वहां की पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 21 अप्रैल की रात को पड़ोस में रहने वाली एक महिला का घर में घुसकर रेप किया था। वहां भी 21 अप्रैल की रात को विरोध करने पर वहां भी रेप किया था। विरोध करने पर मारपीट की थी, मोबाइल तक छीन लिया था। उस महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहां पे भी की थी। फिर पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि रात में ही वो अलवर से दिल्ली के लिए निकल गया था। एक एम्बुलेंस उसने बुक करवाई 6,000 रुपए में। एम्बुलेंस इसलिए बुक करवाई ताकि उसे पुलिस न रोके, पकड़ न सके रास्ते में। दिल्ली आने पर उसने एम्बुलेंस वाले को पैसे भी नहीं दिए। वो सीधा कैलाश हिल्स पहुंचा। नौकरी से यहीं से निकाला गया था। नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए उसने आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या कर दी। बाद में वो दिल्ली के द्वारका के एक होटल में जाकर छिप गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी।
काफी पैसे ऑनलाइन गेम में वो हार चुका था। आसपास के घरों में काम करने वाले कई लोगों से उसने पैसे उधार भी लिए थे। मांगने पर पैसे वापस नहीं करता था। ये बात जब IRS अफसर तक पहुंची थी तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। मुझे जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है, उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। पुलिस ने उसके पास से करीब 2 लाख रुपए और गहने बरामद करने का दावा किया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के कोर्ट ने आरोपी राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में एक लापता लड़के की तलाश करने गया एक गोताखोर तालाब में डूब गया। पुलिस के मुताबिक एक लड़का कई दिन से गायब था। उसके परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच उसके परिजनों को तालाब के पास उसकी शर्ट मिली। वो घबरा गए। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंची। तलाशी अभियान शुरू किया गया। गोताखोरों की टीम बुलाई गई। तालाब में उस लड़के के शव को ढूंढा गया या लड़के को ढूंढा गया। तालाब के अंदर काफी देर की मेहनत के बाद शव निकाल लिया गया, लेकिन गोताखोरों की टीम का एक सदस्य तालाब के अंदर ही रह गया। वो बाहर नहीं निकल सका। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। वो गया कहां। गोताखोरों की टीम गई थी, उसमें से एक लड़का आया नहीं। शव मिल गया, शव को निकाल लिया। गोताखोरों की टीम उस लड़के को ढूंढने में जुट गई जो उनके साथ गया था। तालाब के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। कई घंटों तक उस गोताखोर की तलाश की गई। जिस लड़के को ढूंढने गए थे उसका शव तो मिल गया, लेकिन जो गोताखोर गए थे उनमें एक आदमी नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। तो यह हैरान करने वाली घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई। गोताखोर के गायब होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। वो जैसा उसने गोता मारा, घास के अंदर वो रास्ता भूल गया और बस अंदर ही कहीं ना कहीं वो फंस गया। और जो जिस बॉडी को ढूंढा था वो बॉडी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा भाई नहीं मिल पाया है। तालाब के अंदर गंदगी फैली हुई थी। आसपास कचरा फैला दिखा। तालाब और उसके आसपास लंबी लंबी घास नजर आई। लोगों ने आरोप लगाया कि वहां दलदल होने की वजह से वो तालाब मौत का कुआं बन गया। एक हफ्ते में 3 लोगों की जान जा चुकी है। लोगों के मुताबिक लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर जान का खतरा बढ़ गया। जो गोताखोर गायब हुआ उसके परिवार में भी मातम छा गया। लोगों ने उसकी मौत की आशंका जताई। उसके परिजनों को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मौत हो गई है। आज तक कम से कम कई 100 लाशों को निकाल लिया और न जाने कितने 100 जनों को जिंदा बचा लिया। अच्छा, क्योंकि ये बोट क्लब के बेस्ट इलाकों में से थे। उसे ढूंढने के लिए अभियान फिर तेज किया गया। पुलिस भी जांच में जुट गई। लोगों ने अपील की कि जल्द से जल्द उस तालाब को साफ करवाया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इधर यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक कमरे से लड़के और लड़की के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बंद कमरे से एक लड़के और लड़की के शव मिलने से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। आशंका जताई गई कि पहले लड़के ने लड़की की हत्या की और फिर फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी। जांच में पता चला दोनों देवरिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मां और बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप घर की बेटी पर लगाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन घर के दूसरे लोगों ने हत्या के पीछे संपत्ति का झगड़ा बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई तथा उसने सरियों से मां एवं भाई को जो है पीट के हत्या कर दी। राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद उनके पति ने डॉक्टरों पर रॉड से हमला करने की कोशिश की। मौत की खबर मिलने पर वो गुस्से में रॉड लेकर डॉक्टरों और कर्मचारियों की तरफ दौड़ पड़े। पुलिस के आने पर हंगामा शांत हो सका। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 3000 लीटर नकली या मिलावटी रिफाइंड तेल बरामद करने का दावा किया। तेल को मशहूर ब्रांड फॉर्च्यून के नाम से बेचा जा रहा था। इसका पता तब चला जब कंपनी के एक कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि बाजार में उनकी कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल कर नकली तेल बेचा जा रहा है। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। अयोध्या के वजीरगंज इलाके में एक गोदाम पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में रिफाइंड ऑयल के पैकेट बरामद किए गए। पुलिस को करीब 3000 लीटर तेल बरामद हुआ। फॉर्च्यून ब्रांड की नकल की गई थी। ये दिखा उन थैलियों पे असली ब्रांड की तरह पैक किया गया था
और बाजार में सप्लाई की जा रही थी। धड़ल्ले से दुकानों पर बेचा जा रहा था। नकली तेल या दूसरे प्रकार का तेल जो है बेचा जा रहा है। ये सूचना पर पुलिस की सहयोग और सहायता के साथ उन्होंने मौके पर जाके जांच की और पाया कि काफ़ी भारी मात्रा में तेल जो है पाया गया है। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया। गोदाम से मिले तेल के पैकेट जब्त कर लिए। शुरुआती जांच में तेल के नकली या मिलावटी होने की आशंका जताई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तेल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए। पुलिस इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को ढूंढने में जुट गई। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हरियाणवी एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही की अचानक मौत हो गई। 30 साल की उम्र उनकी। 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, बताया गया। चक्कर आने के बाद वो घर के अंदर फर्श पर गिर गई थी और गिरने की वजह से सिर पर चोट लग गई थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। कुछ घंटे बाद जब उनका छोटा भाई घर आया तो दिव्यांका उसको बेसुध पड़ी हुई मिली, शरीर अकड़ा हुआ मिला। घर वाले तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक अस्पताल ने कहा कि देर हो चुकी थी, दिव्यांका सिरोही की मौत हो चुकी थी। 30 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। दिव्यांका सिरोही की मौत से परिवार में मातम पसर गया। मां बेसुध हो गई। रिश्तेदारों को यकीन ही नहीं हो रहा कि दिव्यांका की मौत हो गई। परिवार का कहना है उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो घर पर बिल्कुल ठीक थी। छोटे भाई के लिए उन्होंने खाना भी बनाया था। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था। शाम करीब 7 बजे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। दोपहर खाना वाना भी बनाया, एकदम से फिर 7 बजे के आसपास तबीयत खराब सी हुई। मैसेज भी किया, भाई ने जा रहा था वो कहीं पे, दीदी गेट बंद कर लेना। मैसेज की रिप्लाई भी हो गया था, ठीक है। रात करीब 10 बजे घर पर दिव्यांका सिरोही के छोटे भाई पहुंचे। घर के अंदर उनकी बहन फर्श पर पड़ी थी। शरीर अकड़ा हुआ था, शरीर ठंडा पड़ चुका था, सिर पर हल्की चोट थी। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आशंका जताई गई कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई। 30 साल की दिव्यांका सिरोही बुलंदशहर की रहने वाली थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहती थी। उन्होंने 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया था, वीडियो में काम किया था। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव थी। उनकी मौत पर कलाकारों ने दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उधर बिहार से सीतामढ़ी में मामूली झगड़े के बाद 2 पक्षों में बवाल हो गया। बिहार के सीतामढ़ी में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और डंडों की बौछार कर दी। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि सूचना दिए जाने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा था। मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बताया उनके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार मिले। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने नशे के सामान की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। जम्मू के राजीव नगर इलाके में कुछ आरोपियों के मकानों को गिरा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कई ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी भाषा सिखानी शुरू कर दी। सड़क के किनारे क्लास लगानी शुरू कर दी। उन्हें पढ़ाने में जुट गए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई ड्राइवर उनकी क्लास में मराठी सीखने पहुंच भी गए। बिहार के रहने वाले कई ड्राइवर उनकी क्लास में मराठी सीखने पहुंच गए, ताकि 1 मई तक की जो डेडलाइन सरकार ने तय की है तब तक उन्हें मराठी भाषा बोलनी आ जाए, समझनी आ जाए, उनका लाइसेंस बचा रहे। महाराष्ट्र सरकार ने 1 रोज पहले आदेश जारी किया था कि मराठी भाषा नहीं जानने वाले टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। नया नियम 1 मई से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा और आदेश के अगले ही दिन एमएनएस के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे मराठी भाषा सिखाने की क्लास लगा दी। ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले कई गैर मराठी ड्राइवर वहां पहुंच गए ताकि वो जल्द से जल्द ये भाषा सीख सके। एमएनएस के लोग अब गैर मराठियों को मराठी सिखा रहे हैं ताकि वो रोजमर्रा जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उनको तकलीफ मुंबई से जैसे बड़े शहर में ना हो। उनमें कई साल से मुंबई में टैक्सी चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन वो मराठी बोल नहीं पाते, समझ लेते हैं। उन्होंने बताया इससे ही उनका काम चल जाता था, कोई परेशानी नहीं थी, इसके लिए कभी किसी ने टोका भी नहीं था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी आजमगढ़। आजमगढ़ के। कितने साल से हो मुंबई में? 24 वर्ष। आप पूरी मराठी अच्छी से आती है? समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता। नहीं पाते हो?
सरकार के आदेश के बाद कई ड्राइवर अपना काम धंधा छोड़कर वहां मराठी सीखने पहुंच गए। उन्हें मराठी बोलना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया। मराठी ड्राइवर हैं जो, उन्होंने भी उनका साथ दिया। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने उन ऑटो रिक्शाओं पर पोस्टर चिपका दिया जिन्हें मराठी आती है। पोस्टर पर लिखा गया कि इस ऑटो रिक्शा वाले को मराठी आती है, यात्री उसमें बैठ सकते हैं। राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि सभी ड्राइवरों को मराठी भाषा आनी चाहिए, मराठी भाषा बोलनी चाहिए, मराठी भाषा लिखनी आनी चाहिए। वो 1 मई तक ऐसा नहीं कर पाए तो वो राज्य में अपनी गाड़ी नहीं चला सकेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक कार के पीछे कुत्ते को घसीट कर ले जाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पशुओं पर अत्याचार के लिए लगाई जाने वाली धारा के तहत केस दर्ज किया गया। गाड़ी भी जब्त कर ली गई जिसके पीछे बांधकर कुत्ते को घसीटा जा रहा था और कार चला रहे उस व्यक्ति ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। सफेद कार सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ती नजर आई। उसके पीछे एक कुत्ता सड़क पर घिसटता हुआ नजर आया। उसका एक पैर गाड़ी में लगी रस्सी से बंधा हुआ था। गाड़ी तेज रफ्तार में उस सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी के पीछे एक दूसरी कार भी नजर आई। कार में बैठे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। नंबर वीडियो बनाने वालों के मुताबिक गाड़ी में बांधकर घसीटे जाने से उसकी मौत हो गई। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ केस दर्ज किया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली और जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इधर मुंबई के घाटकोपर में कार के सीएनजी सिलेंडर में धमाका हो गया। मुंबई के घाटकोपर में पार्किंग एरिया में एक सीएनजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। वहां खड़ी एक गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फटा और भीषण आग लग गई। जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगल में लगी आग विकराल हो गई। जंगल के पास मौजूद गांवों में खतरा मंडराने लगा। वहां रहने वाले लोगों ने आशंका जताई कि जल्द आग पर काबू पाया नहीं गया तो रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ सकते हैं। यूपी के सहारनपुर में चोरी और लूटपाट के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक कुलदीप नाम के उस बदमाश ने चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें उस व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कई गाड़ियों के बीच टक्कर के बाद आग लग गई। उससे 11 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे से एक ट्रक गुजर रहा था, उसका ब्रेक फेल हो गया, संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ते ही उसने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी, एक दूसरे ट्रक को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। सड़क पर चीख पुकार मच गई। गाड़ियों में सवार लोग अंदर फंसे रह गए, गाड़ियों से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि सड़क पर गाड़ियां आग में घिर गईं, जलने लगी। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। आग की खौफनाक लपटें उठने लगी। वहां पर धधकती लपटें दहशत पैदा करने लगी। आसपास मौजूद लोग वहां पहुंच गए। आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की लेकिन आग बेकाबू हो गई। गाड़ियां जलकर राख हो गईं। गाड़ियों का ढांचा तक नहीं बच पाया। गाड़ियों में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। लोग बुरी तरीके से झुलस गए। उनमें एक गाड़ी में सवार 4 बच्चों समेत 9 लोगों की जान चली गई। 4 बच्चे थे उनमें। दूसरी गाड़ी के चालक की जान चली गई। टक्कर मारने वाले ट्रक के कंडक्टर की, ट्रक के जो क्लीनर था उसकी जान चली गई। ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। दर्दनाक हादसा मिर्जापुर के रमणगंज घाटी इलाके में हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची, दमकल विभाग की टीम पहुंची। ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। वहां दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। लोगों की मदद से शवों को निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनके परिवार वालों को हादसे के बारे में जानकारी दी गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इधर यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। 12वीं में सीतापुर की रहने वाली शिखा वर्मा ने 97.60% नंबरों के साथ टॉप किया। उनके बाद दूसरे स्थान पर बरेली की नंदिनी गुप्ता और बाराबंकी की श्रिया वर्मा रहीं। 10वीं में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने टॉप किया। दोनों ने 97.83% अंक हासिल किए।
सीबीएसई ने 2026 के लिए कक्षा 10 की दूसरे सेशन की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए खास मौका है जो अपने नंबरों में सुधार करना चाहते हैं। दूसरे सेशन की परीक्षाएं 15 मई से 21 मई तक आयोजित होंगी। हरियाणा के यमुनानगर के शादीपुर गांव में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत आ रहे एक जहाज समेत 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया। ईरान ने आरोप लगाया दोनों जहाज बिना इजाजत हॉर्मूज गलियारे को पार करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उसकी मर्जी के बिना वहां से कोई जहाज नहीं निकलेगा। अगर किसी जहाज को वहां से गुजरना है तो उसे ईरान से इजाजत लेनी होगी, हर हाल में मंजूरी लेनी होगी। नहीं किया तो ये उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में दोनों जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो भी जारी कर दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना के जवान एक हाई स्पीड गन बोट से एमएससी फ्रांसिस्का नाम के जहाज का पीछा करते नजर आए। उसके पास पहुंचने के बाद ईरान के सैनिक उस पर चढ़ गए। सभी ने नकाब पहन रखे थे, पीठ पर आधुनिक हथियार थे। एक एक करके ईरान की आईआरजीसी सेना के जवान जहाज पर चढ़ते दिखाई दिए। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाले, अंदर की तरफ बढ़ गए और जहाज पर कब्जा कर लिया। सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हुआ। जंग की वजह से करीब 1.5 महीने से यह बंद है। इस रास्ते से ईरान किसी भी जहाज को गुजरने नहीं दे रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही ईरान ने एक दूसरे जहाज पर भी कब्जा कर लिया। उस जहाज का नाम एपिमेनोडस है। उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। जहाज खाड़ी देश यूएई के दुबई से चला था, दुबई के जेबल अली बंदरगाह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करते हुए वो भारत आ रहा था, गुजरात के मुंद्रा पोर्ट की ओर बढ़ रहा था। हालांकि भारत का जहाज नहीं था, भारत आ रहा था, दुबई से आ रहा था। लेकिन हॉर्मूज गलियारा पार करने से पहले ही ईरान की आईआरजीसी सेना ने उस पर कब्जा कर लिया, गोलियां चला दी। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि दोनों जहाजों ने ईरान से मंजूरी नहीं ली थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने की इजाजत नहीं ली थी। उनके पास हॉर्मूज गलियारा पार करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे ईरान के मुताबिक। इसलिए ईरान ने दोनों जहाजों को हॉर्मूज गलियारे से जाने से रोक दिया और ईरान के बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया। ईरान का कहना है दोनों जहाज के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी, बंद कर दिया गया था। यानी ऐसी तकनीक जिससे जहाजों की लोकेशन का पता चलता है, उसको बंद कर दिया गया था। इसलिए जहाजों पर लगे इस सिस्टम को बंद कर दिया गया था ताकि वो ईरान की नजरों से बचकर हॉर्मूज गलियारे से निकल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दोनों को बीच समंदर में रोक दिया। इधर ईरान के बाद अमेरिका ने भी एक जहाज पर कब्जा करने का वीडियो जारी कर दिया। उसकी सेना ने दावा किया जहाज ईरान का था, उस पर तेल ले जाया जा रहा था। लेकिन अमेरिका के नौसैनिकों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। हिंद महासागर में, हॉर्मूज गलियारे में नहीं, वो हिंद महासागर में पकड़ा, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। यह कार्रवाई ईरान के वीडियो जारी करने के बाद की गई। इससे पहले ईरान की आईआरजीसी सेना ने 2 जहाजों पर कब्जा करने का वीडियो दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी यह कदम उठाया। उसकी सेना ने इस पूरी कार्रवाई का फिर वीडियो बनाया। जहाज हिंद महासागर से गुजर रहा था, तभी वहां तैनात अमेरिका की नौसेना के हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते हुए आ गए, जहाज के ऊपर पहुंच गए, हेलीकॉप्टरों से रस्सियां नीचे उतारी और देखते देखते अमेरिका के कई सैनिक जहाज पर उतर गए। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने दावा किया वो ईरान का जहाज है, तेल लेकर जा रहा था। दलील दी गई कि जहाज प्रतिबंध के दायरे में थे। गैर कानूनी तेल नेटवर्क का हिस्सा था वो जहाज, जो शैडो फ्लीट कहते हैं ना, वो गैर कानूनी तरीके से ईरान का तेल ले जाता है, वो शैडो फ्लीट के जहाज। अमेरिका का कहना है ये उसी तरह का जहाज था, इसलिए उसे रोक लिया गया। अमेरिका के सैनिकों ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका ने चेतावनी दी वो दुनिया भर में ऐसे जहाजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो ईरान को आर्थिक या सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। फ्रांस के टीवी चैनल यूरो न्यूज ने बताया कि ईरान की आईआरजीसी सेना वहां के नेताओं की बातें नहीं मान रही, उनके आदेश को नजरअंदाज कर रही है सेना, और इसी वजह से ईरान में सत्ता का संतुलन बिगड़ चुका है। रिपोर्ट कह रही है, फ्रांस के चैनल की रिपोर्ट कह रही है, आईआरजीसी अब सिर्फ एक सैन्य ताकत नहीं है, वो सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि ईरान का असली पावर सेंटर बन चुकी है। ईरान की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, विदेश नीति पर, आंतरिक सुरक्षा पर अब उसका पूरा नियंत्रण चल रहा है। और यही
संकेत दिए गए कि इसी वजह से ये युद्ध विराम पर जो बातें हो रही हैं वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आईआरजीसी सेना वहां के नेताओं की बात नहीं सुन रही। आईआरजीसी के चीफ अहमद वहीदी का दखल हर जगह हो चुका है। जंग के दौरान होने वाले हर छोटे बड़े फैसले में उनकी चल रही है। तो इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के साथ मिलकर आईआरजीसी के चीफ ही अंतिम निर्णय ले रहे हैं, यानी मौजूदा वक्त में ईरान की सत्ता की असली शक्ति उन्हीं के हाथों में। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची युद्ध विराम की बातें करने तो जाते हैं, लेकिन असली सत्ता की चाबी उनके हाथ में नहीं है। वो भी आईआरजीसी की मंजूरी के बिना कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। यानी ईरान में होने वाला हर फैसला वहां की सरकार नहीं ले रही। जो सरकार है, जैसे स्पीकर और विदेश मंत्री जाते हैं, या सरकार में राष्ट्रपति है मसूद पेजेश्कियान है, वो सब नहीं ले रहे हैं। आईआरजीसी फैसले ले रही है। आईआरजीसी का प्रभाव सिर्फ ईरान की राजनीतिक तक सीमित नहीं है, विदेश नीति पर भी उसका प्रभाव है। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत को लेकर भी आईआरजीसी ने अपनी ताकत दिखाई। रिपोर्ट कह रही है नरमपंथी सोच वाले विदेश मंत्री अब्बास अरागची को किनारे कर दिया गया। अरागची ने ही पहले दौर की बातचीत के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने पर सहमति जता दी थी। अमेरिका की कुछ और शर्तों पर भी नरमी बरतने की बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए की थी, लेकिन आईआरजीसी को उनकी ये बातें मंजूर नहीं थी। उसने हॉर्मुज खोलने के फैसले को तुरंत रद्द कर दिया था। तो अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि आईआरजीसी के कमांडर अहमद वहीदी को मोहम्मद बागर जोलगदर का समर्थन मिला हुआ है। मोहम्मद बागर जोलगदर आईआरजीसी के पुराने सदस्य हैं और इस वक्त वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। अली लारिजानी की मौत के बाद उन्हें इस पद पर बैठाया गया था और पता ये चला कि अब्बास अरागची के खिलाफ उन्होंने ही आईआरजीसी से शिकायत की थी कि वो अमेरिका के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम दिख रहे हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने ये तक कह दिया था कि इस्लामाबाद गया प्रतिनिधिमंडल अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर फैसले ले रहा है। मतलब अब्बास अरागची और मोहम्मद बागर गालिबाफ, जो उनकी संसद के स्पीकर वहां गए थे, उन्होंने अपनी ताकत से आगे बढ़कर फैसले लिए। ये बात आईआरजीसी को ठीक नहीं लगी। ईरान के सरकारी मीडिया में भी इस बात की चर्चा रही और बीते कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम ने भी इशारा किया कि ईरान की सत्ता की असली ताकत आईआरजीसी के पास है, वहां की सरकार के पास नहीं। और आईआरजीसी के प्रमुख मेजर जनरल अहमद वहीदी ईरान के इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। आईआरजीसी के हाथों में आई शक्तियों का असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी दिख रहा है। ईरान ने समुद्री रास्ते में बेहद आक्रामक कार्रवाई जो शुरू कर दी है वो इस वजह से है। 3 जहाज़ों को निशाना बनाया, 2 को कब्जे में ले लिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान में हुए इस अघोषित सत्ता परिवर्तन के बाद दूसरे दौर की बातचीत की रही सही गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। मतलब आईआरजीसी का जो आक्रामक रुख है उसकी वजह से बैठक खटाई में पड़ती दिख रही है। अहमद वहीदी को बेहद आक्रामक रवैये वाला सैन्य अधिकारी माना जाता है। 28 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामनेई की अमेरिकी हमले में हुई मौत के बाद उन्हें आईआरजीसी की कमान सौंपी गई थी, क्योंकि उस हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ जो तब थे अमीर हतामी, वो भी मारे गए थे। अहमद वहीदी हमले के वक्त आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर थे। 27 जून 1958 को उनका जन्म हुआ था शिराज में। 2009 से 2013 तक वो ईरान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 से 2024 तक ईरान के गृह मंत्री रह चुके हैं। 1990 के दशक में आईआरजीसी की कुद्स फोर्स के पहले कमांडर रह चुके हैं। आईआरजीसी की जो कुद्स फोर्स है, ये वो यूनिट है जो दूसरे देशों में ऑपरेशन संभालती है, यानी लेबनान में हिजबुल्ला, उधर यमन में हुथी विद्रोही, इराक में जो कताब हिजबुल्ला है, वो सब कुद्स फोर्स संभालती है ईरान के बाहर जो है। ये उसके कमांडर थे पहले। बाद में यही पद कासिम सुलेमानी के पास गया था, कुद्स फोर्स का। 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अहमद वहीदी को आईआरजीसी का सबसे कट्टरपंथी कमांडर माना जाता है। ईरान के लिए आसपास के देशों में उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जब वो कुद्स फोर्स में थे, जिसने ईरान के लिए रक्षा कवच की तरह काम किया। लेबनान में हिजबुल्ला को खड़ा किया, यमन में हुथी लड़ाकों के साथ संबंधों को मजबूत किया। और खबरें हैं कि अब वो ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं।
वो कुद्स फोर्स चलाते थे, उन्होंने अलग अलग आसपास के देशों में अलग अलग ये लड़ाके खड़े किए। अब वो सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं, ताकतवर शख्स बन चुके हैं ईरान के। अमेरिका के टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ ने बताया कि अहमद वहीदी ने तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के फैसलों को भी पलटना शुरू कर दिया। मसूद पेजेश्कियान ने 16 अप्रैल को ईरान के नए इंटेलिजेंस मिनिस्टर यानी खुफिया तंत्र के मंत्री को नियुक्ति करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश अहमद वहीदी के दखल के बाद नाकाम हो गई थी। IRGC चीफ ने राष्ट्रपति के फैसले को रद्द कर दिया। मंत्री पद के लिए भी सभी प्रस्तावित उम्मीदवारों को उन्होंने खारिज कर दिया। उधर अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की हालत बेहद गंभीर है। उनके पैर की कई बार सर्जरी हो चुकी है, चेहरा और होठ बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिससे उन्हें बोलने में भी दिक्कत हो रही है। यह रिपोर्ट कह रही है कि उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। 28 फरवरी को अमेरिका ने जो हमला किया था, मुश्तबा खामनेई भी उसमें बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की तो मौत हो गई थी, मुश्तबा खामनेई भी उसमें घायल हो गए थे। हालांकि ईरान ने सार्वजनिक तौर पर कभी यह नहीं माना कि मुश्तबा खामनेई की हालत नाजुक है या वो गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान ने हमेशा दावा किया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, सारे फैसले वो ले रहे हैं। IRGC के कुछ खास लोगों और सरकार के कुछ करीबियों के वो संपर्क में हैं, लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि नए सुप्रीम लीडर की हालत नाजुक है, वो गंभीर रूप से बीमार हैं, घायल हैं, उनके पैर का 3 बार ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन फिर भी पैर की हालत सुधरी नहीं है। उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों ने नकली पैर लगाने का भी फैसला लिया है। अमेरिकी अखबार में बताया गया कि मुश्तबा खामनेई के चेहरे और होठ हमले की वजह से बुरी तरह झुलस गए थे। लंबे वक्त तक इलाज चला, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। होठों पर चोट की वजह से उन्हें बोलने में भी तकलीफ है। डॉक्टरों ने उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत बताई है। ये रिपोर्ट कह रही है मुश्तबा खामनेई ईरान में ही किसी गुप्त ठिकाने पर मौजूद हैं, वहां कुछ खास डॉक्टरों को ही जाने की इजाजत है। नए सुप्रीम लीडर का इलाज करने वाली डॉक्टरों की टीम में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को भी शामिल बताया गया, क्योंकि वो भी पेशे से एक डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन हैं वो। उनके साथ ईरान के स्वास्थ्य मंत्री और विशेष मेडिकल टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इधर ईरान की एक कोर्ट ने जासूसी के आरोप में दोषी पाए गए 2 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। ईरान की कोर्ट ने जासूसी के आरोप में दोषी पाए जाने पर 2 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने दोनों लोगों को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी और गुप्त जानकारी साझा करने का दोषी पाया। मीडिया रिपोर्ट में उनमें एक व्यक्ति को ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का पूर्व कर्मचारी बताया गया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल प्रेस टीवी को वहां की संसद के उपाध्यक्ष ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाए गए टोल से की गई कमाई को सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया, जबकि अमेरिका लगातार उस पर दबाव बनाता रहा कि वो ये रास्ता पहले की तरह खोल दे। जंग से पहले वहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगता था। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर का 5 बार उल्लंघन किया। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह लगातार युद्ध विराम तोड़कर इजरायल की सेना के जवानों और नागरिकों को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने चेतावनी दी कि सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर अमेरिका की एक न्यूज वेबसाइट है पॉलिटिको, उसने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान युद्ध में साथ नहीं देने वाले नेटो देशों को सजा देने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप सरकार ने नेटो देशों की एक लिस्ट बनाई है, जिसमें देशों को इस हिसाब से बांटा गया है कि किसने ईरान जंग में अमेरिका का साथ दिया, किसने नहीं दिया। पॉलिटिको में यह जानकारी दी गई कि ट्रंप सरकार के ही कुछ अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। वेबसाइट कह रही है कि ट्रंप सरकार के अधिकारी उसके सूत्र हैं और वो बता रहे हैं कि ये लिस्ट नेटो चीफ के इसी महीने होने वाले अमेरिका के दौरे से पहले तैयार की गई। यानी ईरान जंग में साथ नहीं देने वाले नेटो देशों को ट्रंप बख्शने के मूड में नहीं है। ट्रंप के ऑफिस में अच्छे और बुरे, यानी जो साथ दे रहे हैं, जो नहीं साथ दे रहे हैं, ऐसे सहयोगियों की लिस्ट बनाई गई है। और नाम क्या दिया है लिस्ट का? नॉटी और नाइस। नॉटी मतलब नॉटी सहयोगी नेटो के, जो साथ जिन्होंने साथ नहीं दिया। नाइस सहयोगी जिन्होंने साथ दिया अमेरिका का। रिपोर्ट में बताया गया नॉटी देशों की लिस्ट में उन देशों को रखा गया है जिन्होंने जंग के दौरान अमेरिका का साथ नहीं दिया। नाइस वाली लिस्ट वो है जो जिन देशों को जिन्होंने अमेरिका की मदद की।
40 दिन की जंग के दौरान भी ट्रंप ने नेटो देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अमेरिका की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी कई बार संकेत दिए थे कि जो देश अमेरिका का साथ देंगे उन्हें खास सहयोग मिलेगा, जो नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यह रिपोर्ट कह रही है नाइस वाली लिस्ट में ट्रंप सरकार ने पोलैंड को रखा है, जर्मनी को रखा है, एस्टोनिया को रखा है, लातविया को रखा है, लिथुआनिया को रखा है, चेक रिपब्लिक को रखा है, अल्बानिया को रखा है। ये नेटो देश जिन्होंने साथ दिया, इन देशों ने अमेरिका का साथ दिया जंग में, इनको नाइस वाली लिस्ट पर रखा है। ईरान पर हमले का जिन्होंने समर्थन किया था, जबकि स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने जंग में साथ देने से इनकार किया था। ब्रिटेन ने शुरू में इनकार किया था, बाद में अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। ग्रीस और तुर्की ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। तो अब ट्रंप सरकार इन देशों को नॉटी देशों वाली लिस्ट, यानी उन देशों की लिस्ट में शामिल कर रही है जिन्होंने साथ नहीं दिया। रिपोर्ट कह रही है अमेरिका इन देशों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकता है। इन देशों से अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटा सकता है, सैन्य अभ्यास इनके साथ कम कर सकता है, या फिर हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। इधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी कि हॉर्मुज गलियारा बंद होने से मध्य अमेरिका के देश पनामा में मौजूद पनामा नहर की डिमांड बढ़ गई। इसे पार करने की फीस में 5 गुना तक इजाफा हो चुका है। जहाज मुंह मांगी फीस भी देने के लिए तैयार है वहां पर। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह प्राकृतिक समुद्री रास्ता नहीं है, इस नहर को बनाया गया है। इस जमीन काट के नहर को बनाया गया है पनामा कैनाल। इससे एक महासागर से दूसरे महासागर में बीच रास्ता काट के पहुंच जाते हैं। भूमध्य सागर से जैसे लाल सागर में जाने के लिए सुएज नहर को बनाया गया था, उसी तरह पनामा कैनाल को भी बनाया गया था, पनामा नहर को भी बनाया गया था। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों इसके इस तरफ और उस तरफ थे, तो उसके बीच में ये नहर काट के बना दी गई। पार करने के लिए जहाजों को टोल देना पड़ता है। इन दिनों हॉर्मुज गलियारे पर ईरान का सख्त पहरा है, आगे ओमान की खाड़ी है, अमेरिका की घेरेबंदी है, जहाज वहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। इसलिए एशिया के कई देश नए रास्ते ढूंढ रहे हैं तेल की सप्लाई के लिए, गैस की सप्लाई के लिए। और तेल और गैस की सप्लाई अगर अमेरिका और कनाडा से करनी है तो फिर पनामा नहर का इस्तेमाल पड़ जाता है। उन देशों के लिए अमेरिका भी एक विकल्प बन गया है। एशिया के कुछ देश अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से एशिया के देशों तक तेल की सप्लाई की जा रही है। इसके लिए पनामा नहर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है। जहाजों की लाइनें वहां लग गई हैं। सबसे छोटा और तेज रास्ता है ये, क्योंकि अगर इसको न करें तो फिर पूरे दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करके घूम के आना पड़ता है। लेकिन इस नहर की क्षमता सीमित है, इसलिए जहाज भारी भरकम फीस भी देने के लिए तैयार है। ये नहर पनामा में है। अमेरिका की मदद से ही इस नहर को बनाया गया था कई दशक पहले। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में जाने के लिए यह शॉर्टकट रास्ता है। बहुत थोड़ा जमीन का टुकड़ा था दोनों महासागरों के बीच में, तो यह देखा गया कि अगर उसको बीच से काट दें तो इधर से इधर जा सकते हैं, नहीं तो पूरा नीचे घूमना पड़ता। अगर ये नहर ना हो तो अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए जहाजों को पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो वो बहुत लंबा रास्ता होता है। पनामा नहर से जहाज़ों का काफ़ी समय बच जाता है, दूरी भी कम हो जाती है, ईंधन की भी कम बचत होती है, लागत कम लगती है। पूरी दुनिया के लिए काफ़ी अहम रास्ता है। इसके ज़रिए पूरी दुनिया का करीब 5% कारोबार होता है। रोज़ाना कई जहाज़ गुजरते हैं। तेल और गैस के अलावा सब चीज़ों के जहाज़ों की वहाँ से गुजरते हैं, कई चीज़ों की सप्लाई होती है। तो रिपोर्ट कह रही है हॉर्मुज गलियारा बंद हुआ तो पनामा नहर पर भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि अब अमेरिका से तेल लेना है तो फिर इस नहर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों के उत्पादन पर असर पड़ा है। सप्लाई चेन पूरी तरह टूट गई है। फारस की खाड़ी से जहाज़ों का आना बंद हो गया है। एशिया और यूरोप के देश अपनी तेल और गैस की ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से ले रहे थे, तो उनकी परेशानी बढ़ी। तो रिपोर्ट कह रही है कई देशों ने पनामा नहर के रास्ते कारोबार तेज कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका से तेल लेने लग गए, कनाडा से गैस लेने लग गए। इतने जहाज़ वहाँ आने लग गए कि उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। जहाज़ों को कभी कभी 4 दिन रुकना पड़ रहा है। पहले इतने जहाज वहां नहीं आते थे, लेकिन इन दिनों बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। भीड़ की वजह से पनामा नहर को पार करने की फीस बढ़ चुकी है, 5 गुना तक हो चुकी है। रिपोर्ट कह रही है एक जहाज को $8 लाख भारतीय रुपयों में करीब 7 करोड़ का टोल चुकाना पड़ रहा है। रेट बढ़ गए टोल के। कुछ जहाजों ने तो जल्दी गुजरने के लिए $40 लाख यानी 36 करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में इतने तक खर्च कर दिए कि जल्दी नंबर लगा दें।
पनामा नहर को पार करने के लिए कई गुना ज्यादा फीस थी।